So, good afternoon, everyone. We start our today's guest lecture, and with us we have Mr. Rohit Srivastav from Classroom, and he will be taking over this session. And this session is regarding placements and, in general, interviews and how to be better at those skills in IT industry. So, Mr. Rohit, over to you. Hello everyone. Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, कैसे हैं sir. आप? Good afternoon. कैसे हैं आप सभी लोग? I'm good, sir, and you? Good. Thank you. So we are here for the expectation, because आप लोग एक कोर्स करने जा रहे हो, तो उस कोर्स को करने के बाद आप लोगों का कुछ तो होगा कि क्या कोर्स करने के बाद क्या फ़ायदा है, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, या इस कोर्स से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है एम्प्लॉय जॉब को हासिल करने के लिए। तो द बेसिक थिंग इज दैट बिकॉज अभी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो हर किसी काम के पीछे कुछ ना कुछ आईटी से रिलेटेड डिजिटल things are involved behind every job. So here you are going for the domestic data entry course. So benefit of this course is कि after this course क्या क्या jobs हो सकती हैं मार्केट में अवेलेबल, या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो, क्यों कोर्स करना चाह रहे हो। तो if some around 4-5 people आप में से जो 4-5 लोग हैं, अगर अपना शेयर करें कि वो क्यों ये कोर्स करना चाह रहे हैं, या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या ऐसा मोटिवेशन था कि जिसकी वजह से वो ये कोर्स करने जा रहा है, तो ये मेरे लिए और बेटर होगा इस सेशन को कवर करना। So Aman, I would request if you may Yes. help me out. Yes. कि 4 या 5 बच्चों से आप कनेक्ट करो कि वो क्या चाहते हैं इसको, क्यों वो आए हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड टू ज्वाइन दिस कोर्स। तो गाइस, आप लोग एक एक करके इफ हैंड रेस करके अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं रोहित जी का। इफ नॉट देन फिर मैं एक एक करके आप लोगों से, मतलब 3-4 लोगों से पूछूंगा, ठीक है। सो पूजा तिवारी जी, आप बताइए, आप हमारे सबसे रेगुलर स्टूडेंट्स में से हैं। आप कोर्स आपने ज्वाइन किया है, तो आप के कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, वो क्या है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली मेरे साथ ये है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करने का मोटो ये था कि मैं पहले जॉब कर चुकी हूँ, और पे जॉब सर मैंने ग्रुप फॉर सिक्योरिटीज, आपने अगर नाम सुना होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है। मैंने उसमें सिर्फ 4 इयर्स काम किया है, बट सर्कमस्टेंसेस उसके बाद ये हुआ कि मेरी शादी हुई, और इतने मतलब बोलते हैं कि इतनी हरी में हुई है कि मैं रेजिग्नेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। मैंने अपने सर से बात की तो उस वक्त सर ने सपोर्ट किया। हमारे ब्रांच में ब्रांच मैनेजर नहीं थे और एचआर दोनों नहीं थे उस वक्त पे। तो सिचुएशन ये हुई कि मुझे अपने हब ऑफिस में हमारे सर थे, उनसे कांटेक्ट करना पड़ा। उन्होंने मुझे सजेशंस भी दी कि आप 1 मंथ नोटिस डाल के आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे नोटिस में था 3 मंथ्स के लिए। बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे 1 मंथ भी टाइम बहुत रेयर मिल रहा था। मेरी शादी अप्रैल की थी, बट वहाँ पे ग्रैंडमदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी। लास्ट आपने जॉब कब छोड़ी थी, कौन से ईयर में आपने 2016 दिसंबर कंप्लीट करके सर, 31 दिसंबर कंप्लीट। 2016। यस सर। और अभी क्या है, उसके साथ मेरे को रिलीजिंग लेटर नहीं मिला, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब। तो अब ये है कि फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस, 4 साल में सर शादी, घर, बच्चा, ये सब करते करते ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो अब एक ये है कि यहाँ पर हम। जी सर। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैंने MBA और MCOM दोनों किया है। MBA और MCOM दोनों किए हैं सर। PG कंप्लीट है। ठीक है। तो PG आई थिंक आपने 2000
12 या 14? सर 12 में। 12 में, जी। ठीक है। अब यही है कि सर इस कोर्स के थ्रू थोड़ा सा ना चांस मिल सकता है कि मैं फिर दोबारा अपने करियर में सोच सकती हूँ, क्योंकि अब एक बेबी गर्ल है मेरे पास, तो कुछ उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के सीन में ऐसा है कि आज के सिचुएशन में अकेले अगर हस्बैंड काम करे तो वो पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। ठीक तो है। थोड़ा सा ये चीजें हेल्पफुल है ये मेरे लिए कोर्स। पूजा जी आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि द रीजन इज आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, यस सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो लेट मी चेक कि ये जो पूरा ग्रुप है इसमें जी। कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपके ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो यस डिफरेंट सर। ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो हमारे बीच कोई ऐसा है जो फ्रेशर है और जिसने जॉब अभी तक नहीं करी है, जो मे बी इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद फ्रेशर है? जी सर। लवीक्षा आप बोल रहे हैं? जी सर, मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं की है। जी जी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है इस ईयर। ओके। सो आप बता सकते हैं रोहित सर को कि आपने क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से पहले, कि किस टाइप की आपको जॉब करने का मन है, या फिर आप किस टाइप की जॉब करना चाहते हैं? जी सर, आपने बोला था ना कि डाटा एंट्री पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कोई जॉब मिल सकती है, इसीलिए किया था कि बस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट का ये कोर्स करने के बाद? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कोर्स करने के बाद। हाँ, तो स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बाहर कहीं इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आप अपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर की भी गुडविल को हिट करोगे वहां पे जाके। हाँ जी। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आप कोर्स कर रहे हो, हम सारे लोग केवल आपको असिस्ट करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एम्प्लॉयबल हम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरव्यू देना और वहां पे जाके नेगोशिएट करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दैट जॉब। ओके सर। ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी बीइंग फ्रेशर? क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सैलरी आप चाह रहे हो? लवीक्षा जी आप जवाब देना चाहेंगे? लवीक्षा आपको आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, हम और अच्छा लवीक्षा आपने अनम्यूट किया है, आप कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे आप? कोई बात नहीं, चलिए फिर हम नेक्स्ट कैंडिडेट, कोई और हमारे साथ ऐसा कैंडिडेट जो फ्रेशर है, जिसने इससे पहले जॉब नहीं करी है या फिर इससे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है? यस सर। उज्जवल, उज्जवल आप बता सकते हैं? उज्जवल के बाद हम शिवानी के पास चलेंगे, ठीक है। तो उज्जवल आप बताइए कि सर आपसे जो सवाल पूछ रहे थे कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी पहली जॉब से, कि आप क्या चाहते हैं, कैसी जॉब चाहते हैं, पहली जॉब आपकी? यस सर। सर वैसे तो मैं जो बनना चाहती हूँ वो मैं एज ए टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन इस कोर्स को तब मैंने ज्वाइन किया और मेरा मैम ने मेरे को कॉल करके बताया, तो मेरे को इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जो आज तक मैंने कभी सोचा नहीं या एक्सपेक्टेशन नहीं किया है। तो मेरा कंप्यूटर से कोई नाता नहीं रहा, ना मैंने इसलिए मैं इसमें जॉब करना चाहती हूँ। ये कुछ मेरे लिए एक ड्रीम से अलग है। ओके। ठीक, तो तो आप रोहित जी, केवल डिजिटल अवेयरनेस के लिए ये कोर्स करना चाह रहे हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको। सर रिपीट कीजिए। क्योंकि आपने बोला कि आपको कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो आप ये कोर्स कर रहे हो, तो जहां तक मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप कंप्यूटर नॉलेज से इसको कनेक्ट कर रहे हो कि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज मिले। यस सर, ये भी है, क्योंकि सर हमारे आसपास जो है, और सर मैं आसपास के लिए भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ठीक है। एक साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं। सर जो गांव की अवेयरनेस है वो भी जागरूकता होगी इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। तो
शीतल जी, आप हैंड रेज कर रहे थे। आप अपना एक्सपेक्टेशन शेयर करना चाहेंगे? यस सर। जी शीतल, बताइए। सर मैंने वैसे अभी तक तो कोई जॉब वगैरह नहीं की है जी। सर। मैं पहली बार जो भी करूंगी या पहली बार करूंगी। फर्स्ट मेरा बीए फर्स्ट ईयर था आपकी बार। हाँ। तो सर ठीक है, थैंक यू। तो अमन, एक एक चीज बताओ, आपने इसमें जी। कितने, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रेशर्स। यस, मेजॉरिटी फ्रेशर्स हैं। मेजॉरिटी फ्रेशर्स हैं, ठीक है। यस। और सारे सारे +2 के ऊपर हैं या +2 के नीचे भी हैं, 10th भी हैं कोई? 95% +2 के ऊपर है। ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन परसुइंग या ग्रेजुएशन कंप्लीट होंगे? हाँ, काफी सारे ग्रेजुएशन परसुइंग कंप्लीट और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू। So let me introduce myself, क्योंकि before we start actually my thought process कि पहले मैं जान लूं कि जो ऑडियंस है वो बैकग्राउंड क्या है। सॉरी टू इंटरप्ट कैंडिडेट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। थैंक यू। रोहित जी प्लीज, थैंक यू। So myself Rohit Srivastava, basically I am from the placement team NASSCOM SSC. So जो भी आपके कोर्सेज होते हैं, जो भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सर्टिफिकेशन NASSCOM के थ्रू। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। NASSCOM के थ्रू करते हो, उसमें आपको NASSCOM की तरफ से असिस्टेंस दिया जाता है प्लेसमेंट के लिए। So me and we are two people team. So me and Priyanka, we both are looking for the placement for all the beneficiaries जो trained and certified होते हैं NASSCOM के courses में। So after your course, अगर आपने डेटा एंट्री का कोर्स सर्टिफिकेशन किया है या वॉइस नॉन वॉइस का कोई सर्टिफिकेशन किया है, तो उसके बाद हम इंडस्ट्री को रीच आउट करते हैं। आप लोगों के लिए जॉब्स के लिए बात करते हैं, आप लोगों के लिए इंटरव्यूज अलाइन करते हैं। जो भी असिस्टेंस होता है, जो भी पॉसिबल असिस्टेंस होता है, वो सारा हम आपको देते हैं। So here we are for the expectation setting. So I would like to share a slide with you so that you will get more clarity. अमन, आपको मुझे परमिशन देना पड़ेगा स्क्रीन शेयर के लिए। अब आप ट्राई करिए, मैंने आपको परमिशन दे दिया। So before we start, I would like to share something with you, like कि इंडस्ट्री की आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट द कंपनीज वांट्स फ्रॉम यू बीइंग एज अ फ्रेशर। बिकॉज आप लोग एंट्री लेवल जॉब्स के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होता है कुछ चीज़ों के लिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर फ्रॉम द लाइक अब रूरल बैकग्राउंड से हो गए, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो जो बेसिक जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो कंपनीज की डिमांड होती है आपको रखने से पहले, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना सीखना चाहते हो। इट्स नॉट दैट मीन कि आपने कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेशन कर लिया, तो फिर आपको सब आता है। उसके बाद आपको अभी जॉब जिस भी प्रोफाइल में आप जाओगे, जो भी प्रोफाइल आप ज्वाइन करते हो, उसको आपको सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कैसे
काम करोगे, तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो रीड करते हैं कि आपके अंदर सीखने की कितनी कैपेबिलिटी है। तो बीइंग एज अ फ्रेशर आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि सैलरी आपके लिए सेकेंडरी है। सबसे पहले तो आपको वो काम सीखना है। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें 20,000 चाहिए, हमें 15,000 चाहिए। तो आपको जो भी मिल रहा है एटलीस्ट मिनिमम, जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट की तरफ से हैं 7,000 या 10,000 जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होंगे या उस कंपनी के लिए होंगे, एटलीस्ट आपको वहां से स्टार्ट करना होगा। और किस लिए स्टार्ट करना होगा कि आपको वो काम सीखना है ताकि आप आगे बढ़ पाए। दूसरा, जो दूसरी चीज चाहिए होती है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कि लाइक कोई आपको अगर बता रहा है, बहुत कई बार ये हम देखते हैं कि कोई फ्रेशर अगर कहीं पे कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो वो केवल इसलिए जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसके बॉस ने या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है कि इसने हमें बोला कैसे, या हमें सब कुछ आता है, हमें बोलते हैं उसको नहीं बोलते। तो बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक ही चीज आपके माइंड में होना चाहिए, आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, कुछ करने के लिए जा रहे हो। जैसे क्लास में आप आते हो, आप बिना कुछ किए आप केवल सीखते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो। सेम वही चीज आपको वहां पे भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा सीखने के लिए। अनदर थिंग इज दैट, थर्ड पॉइंट, नॉलेज अबाउट द वर्क एंड स्किल्स। आपने जो भी पढ़ाई किया है, जो भी सर्टिफिकेशंस, जो भी आप अभी जो आप कोर्स करने जा रहे हो, उसमें आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हाँ आने वाली जॉब में जिसके लिए आप जाओगे उसमें आप उसको कहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे, उसका क्या यूज है। और दूसरी चीज, सपोज आप जा रहे हो बैक ऑफिस की प्रोफाइल के लिए या डेटा एंट्री ऑपरेटर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए, तो बिफोर यू अप्लाई करने से पहले आपको उस पूरी की पूरी जॉब के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, सपोज करो वो बाहर की प्रोफाइल है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हो या नहीं हो, आप ट्रेवल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है जो आपको आपके गांव से वहां तक लेके जाए और लेके आए, आप उस पर्टिकुलर टाइमिंग में आ सकते हो या नहीं। ये सारी चीजें जब आपको जॉब के बारे में पता चलेगा, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी। उसमें जो सैलरी मिलेगी उसमें आप अपने आने जाने का एक्सपेंस बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या कितना आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू के पहले आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ जॉब क्या है, वहाँ आपको सैलरी क्या मिल रही है, आप कैसे कितना उसको कर सकते, आप कितने कैपेबल हो उस जॉब को करने के लिए। और दूसरी चीज, जो स्किल्स उसमें मांगी जा रही है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की, आप कहाँ, आपके पास कौन सी ऐसे स्किल्स हैं जो आप जस्टिफाई कर पाओगे। सब आप यहाँ पे एक कोर्स कर रहे हो डेटा एंट्री ऑपरेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जॉब का उसका। दूसरा, आपका एक बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। नॉट ऐसा भी नहीं कि आपका कुछ रूड बिहेवियर हो, कुछ गुस्से वाला बिहेवियर हो, आप जा रहे हो तो आप बोल कुछ रहे हो, आपके चेहरे से कुछ और दिखाई दे रहा है। और जब भी आप ज्वाइन करते हो कोई कंपनी, तो आप एक ग्रुप में, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में आप एक ग्रुप के अंदर हो, ठीक है, तो उसमें कई सारे बच्चों का एक ग्रुप है। ऐसे ही जब आप कोई जॉब, कोई कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसमें भी टास्क के लिए, काम के लिए 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो उसमें उसी तरीके से आपको प्ले करना है जैसे आप अपने क्लासरूम में करते हो, अपने फैमिली में करते हो, एक चीज को अचीव करने के लिए। तो ये बेसिक 4-5 पॉइंट्स हैं जो एक इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, कहीं ना कहीं एचआर से और कंपनी से हमारा डिस्कशन होता रहता है, तो वो हमें बोलते हैं कि क्या क्या बेसिक चीजें उनको चाहिए होती हैं। तो ये कुछ चीजें आपके अंदर अगर आपके इंटरव्यू के दौरान अगर आपके अंदर होती हैं और आप इसको दिखा पाते हो, तो आपके थोड़े चांसेस बढ़ सकते हैं सिलेक्शंस के। सेकेंड थिंग, जॉब सर्च। ये तो हो गया
कौन से स्किल्स, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपको जॉब के लिए, जाने के जॉब सर्च के लिए। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है, जब आपको सब कुछ पता है तो आप जॉब सर्च कैसे करोगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें सब कुछ आता है। बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ, बिकॉज मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, इनको सब कुछ आता है लेकिन इनको ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके इनको जॉब सर्च करनी है, किससे बात करना है, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। तो ये आपका दूसरी सबसे सबसे बड़ी चीज है कि आपको जॉब सर्च कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको जॉब नॉलेज होना चाहिए, आपने क्या पढ़ा है, क्या सर्टिफिकेशंस है, उसका कहाँ यूज हो सकता है। जब आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में पता करो कि भैया हम ये पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के बाद हमें फायदा क्या है, क्या कर सकते हैं हम जिंदगी में आगे। ऐसा तो नहीं हम कुछ ऐसा लेके आ रहे जिसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, स्कोप क्या है। दूसरी चीज, जो आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं इसको आप कहाँ पे रिलेट करोगे। जब आप ये कर रहे हो तो इसी से रिलेटेड आप अपने फैकल्टी से पूछो और ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके सर्च करो कि क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, इंडीड हैं क्योंकि आप एंट्री लेवल पे जा रहे हो, इंडीड, और बहुत बहुत सारे हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर या छोटी जितनी भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं वहाँ मिलती हैं। दूसरी चीज आती है नेगोशिएशन स्किल्स। आप नेगोशिएशन स्किल्स मतलब जैसे कोई चीज सेल करना, आप अपने दिन के 10 से 12 घंटे सेल करने जा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आप जो सर्विस आपसे रिलेटेड है उसको सेल करने जा रहे हो, तो आप 8 से 10 घंटे उनको सेल आउट करने जा रहे हो। तो वहां पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट, और आपको ये चीज आती है और आप ये काम कर सकते हो, और ये चीज है तो आपकी जॉब आपके हाथ से कहीं नहीं गई। थर्ड पॉइंट इज जॉब पोर्टल्स। कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंडीड और नौकरी, बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हो। एक पोर्टल हमने भी लॉन्च किया है NASSCOM SSC ने, टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। सो बेसिकली ये पोर्टल हमने उन बच्चों के लिए लॉन्च किया है जो हमारे सर्टिफिकेशंस करते हैं और उसमें पास भी होते हैं, सर्टिफाई भी होते हैं। वो बच्चे अपना डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और बिकॉज रिसेंटली वी हैव लॉन्च दिस, अभी जल्दी हमने इसको लॉन्च किया, तो हम एम्प्लॉयज से और इंडस्ट्रीज से भी बात कर रहे हैं कि आप वहाँ पे आइए और बच्चों का जो डेटा है, जो स्किल्ड बच्चे हैं उनका जो डेटा है वहाँ से लीजिए, उन बच्चों को इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज दीजिए, एटलीस्ट 1 या 2 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज दीजिए। तो हम उन्हें कन्विंस कर रहे हैं इन पोर्टल्स पे, इस पोर्टल के थ्रू आगे आपको जॉब असिस्टेंस करने के लिए। तो ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए हमने डिजाइन किया है जो कि हमारा कोर्स करते हैं या हमारा सर्टिफिकेशन करते हैं। वो सारे बच्चे यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है, रिज्यूमे वगैरह है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें फायदा यही होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज आएंगे उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर हायर करना है, वॉइस के लिए कैंडिडेट हायर करना है, बैक ऑफिस के लिए करना है, वो सर्च करेंगे कि हाँ NASSCOM के सर्टिफिकेट, NASSCOM का सर्टिफिकेशन किया है इन बच्चों ने, उनके पास भी पोर्टल का एक्सेस होगा। वो नॉर्मली जाके वहां से एक्सेस करेंगे और आपका डेटा निकलेगा, डेफिनेटली वो कॉल करेंगे बेस्ड ऑन की कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। ये चीज मैटर करेगी। रोहित जी, थोड़ी सी आपकी वॉइस ग्लिच हो रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं ख्याल से शायद कहाँ तक सुना था? नहीं, क्लियर है, वो समझ आ रहा है, वॉइस थोड़ी सी वो हो रही है। अगर शायद मेरे ख्याल से फोन आपका माइक के पास रखा है, उसकी वजह से ग्लिच हो रहा है। या तो ये आपको कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमारे थ्रू मिलेंगे। और दूसरा, हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग जॉब फेयर्स और कंपनीज भी भेजते रहते हैं बच्चों के एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए और कैंपसेस। आप बिकॉज आप एम्पावर प्रगति के साथ एसोसिएट हो, तो ये भी लोग बहुत अच्छा करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। कई सारे जॉब फेयर्स अभी इन्होंने पीछे, जब सारी जगहों पे लॉकडाउन था, इन्होंने कई सारे वर्चुअल जॉब फेयर्स करे, बड़े सारे बच्चों की नौकरियां लगाई इन्होंने। तो आप एक बहुत सही जगह पे हो इस समय। और तो और चौथी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज कौन सी हैं जहां पे आप जॉब लेने के लिए जा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कोर्स किया है, सपोज
आपने सिंपल आपने बीए किया हुआ है, बीए करने के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया, अब ये आपको दिखना है। बहुत सारे बच्चे विप्रो में जाएंगे, टीसीएस में जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे, बट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या विप्रो और टीसीएस में ऐसी ऐसी जॉब्स होती हैं। जो एक्सपेक्टेशन आप दूसरों के देख के अपने माइंड में सेट करते हो, वो चीज बंद करके आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने माइंड को खुद को चलाना पड़ेगा कि हाँ हमने ये कोर्स किया है, ये हमारे पास डिग्री क्वालिफिकेशन है, या इतना हमारे पास एक्सपीरियंस है और इतने साल का गैप है, तो हमें क्या जॉब्स मिल सकती, कौन सी कंपनीज हैं। एक ये भी बेनिफिट होगा, जब आप कंपनीज को फाइंड आउट करोगे, जॉब्स को फाइंड आउट करोगे, आपको हायरिंग का रेशियो पता चलेगा कि कितनी मार्केट में कितनी ओपनिंग्स आ रही हैं, किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर होगे कि हाँ कौन सी जॉब्स हैं, कितनी सैलरी होती है। फिर आपको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमें 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए। फिर आपको खुद को पता होगा कि हाँ 8 से 10,000 रुपए की जॉब होती है एंट्री लेवल पे। आपको लर्न करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए 6 महीने 1 साल। जब आपकी लर्निंग पूरी हो जाएगी, आप खुद ब खुद दूसरी जगह पे चले जाओगे। तो ये है कि आपको कंपनीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आप कोर्स कर रहे हो तो उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। पांचवा पॉइंट है रिलेशनशिप विद द प्लेस्ड कैंडिडेट्स। अभी आप लोगों का जो भी 60-70 जो भी 100-150 बच्चों का जो भी बैच है, अब इसमें आपकी अच्छी नेटवर्किंग होनी चाहिए। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं प्लेस होंगे, आप उनके साथ बात करो, उनके साथ डिस्कस करो। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी ऐसे नेगेटिव बच्चे के साथ कनेक्ट करो जो आपको नेगेटिव करते हैं। जो भी आपको बता, अगर आपको कोई शेयर कर रहा है पॉजिटिव चीज की हाँ क्या होता है, वो अपना कुछ वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो ऐसे बच्चों के आप कनेक्ट में रहो। आपके फैकल्टीज आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं, उनके साथ आप टच में रहोगे, आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को जॉब के लिए। या दूसरी चीज, एक और भी चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, रेफरल। वो अपने अगर उनके यहाँ कंपनी में कोई जगह है, आपके साथ रिलेशन अच्छा है और आप उनके टच में हो और उनको पता है कि आपको भी ये सब काम करना आता है या जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा ही कि जहाँ वो अकेला काम कर रहा है वहाँ उसके क्लास का या उसके गांव का कहीं का भी कोई एक और भी बच्चा आ जाए तो उनका एक ग्रुप रहे काम करने का, तो ये एक बेनिफिट होता है। एंड sixth point is NASSCOM future. I want to introduce NASSCOM Future Skills Platform. अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स या कोई शॉर्ट टर्म फाउंडेशन कोर्सेज करने हैं तो NASSCOM ने एक लास्ट ईयर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स फाउंडेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। I think Priyanka from the NASSCOM, Priyanka is also joined. So Priyanka आपको अभी मैं आपको प्रियंका से भी कनेक्ट करूंगा फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म के लिए इसके से बताने के लिए। प्रियंका, can you please share some insight about the future skills platform how these candidates can leverage this? Yeah. So hello everyone. रोहित ने अभी आपको बेसिक क्राइटेरियाज, बेसिक नॉलेज दी है अपनी जॉब सर्च करने के, और क्या इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं, कैसे सारे इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है बच्चों को न्यू टैलेंट को। तो उसके साथ साथ अभी जैसे रोहित ने बताया कि NASSCOM ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। तो जो भी 18 इयर्स एंड अबव की एज का बच्चा है वो जाके इस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। और फ्यूचर स्किल्स प्राइम के नाम से ये प्लेटफॉर्म है। एंड सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ अपना एक ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। इसमें आपको डेफिनेटली टेक्निकल स्किल्स के से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे और हर लेवल के कोर्स मिलेंगे। एक बेसिक कोर्सेज आपको मिलेंगे, अगर आपको किसी भी जॉब के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए तो आपको वो वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको उस कोर्स में डिटेल में पढ़ना है तो उसके आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहां पे जाके अपने को अपस्किल करवा सकते हो अपनी नॉलेज। प्लस
इसके साथ साथ अभी जो रोहित बात कर रहे थे हमारी सॉफ्ट स्किल्स की, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपके पास कोर्सेज हैं। और इन कोर्सेज में जो डेफिनेटली कुछ कोर्सेज पेड भी हैं, बट कुछ कोर्सेज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, मिलेंगे आपको। और सबसे अच्छी चीज इसके साथ ये है कि आप जब एक कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी उसके साथ मिलेगा, या आपको एक बैच मिलेगा जो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, जो आप अपने जब आप अपना कोई प्रोफाइल बनाते हो कहीं पे, तो आप वो सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर सकते हो, और वो आपके लिए एक वैल्यू ऐड होगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज डेफिनेटली। और उसके साथ साथ जब एम्प्लॉयर आपका वो सर्टिफिकेट देखेगा तो उसको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीम बिल्डिंग है, कोलैबोरेशन में कैसे काम करना है, किस तरीके से आप सोचते हो, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये सारी चीजों के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल होंगे इसमें। और तो मैं इनफैक्ट अभी चैट बॉक्स में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम लोग इसको इसलिए भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और जैसे मैंने मेंशन किया, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है आपकी, तो आप एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर चॉइस आप अपने कोर्सेज चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। बहुत लंबे लंबे कोर्सेज नहीं हैं, 5 मिनट से लेके 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, 40 आवर्स तक के कोर्सेज हैं। तो आप अपने पेस पे आप ये कोर्सेज कर सकते हो। और सारा कुछ आपको जो कोर्सेज इसमें मिलेंगे ना, ये सारी इंडस्ट्री ने ही बना के रखे हुए हैं। सो बहुत रेलेवेंट है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या वो लोग चाहते हैं, और बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं चैट बॉक्स में ये आपको इसका URL सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग इस पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप एक्सप्लोर करिएगा फ्यूचर स्किल्स प्राइम के भी कोर्सेज, और अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाइए। एंड ऑल द बेस्ट। एंड एज रोहित सेड कि हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। आपने सिर्फ अपने आप को अच्छी, जितनी टाइम भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्राई करो कि जो मैक्सिमम चीजें आप सीख सकते हो आप सीखो। अपने जो ट्रेनर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछिए, क्यूरियोसिटी को अपनी मत जाने दीजिएगा कहीं। जितनी नॉलेज आप रखोगे उतने आप कॉन्फिडेंट होगे उस चीज में। जॉब्स की कमी नहीं है, लोग सिर्फ करेक्ट टैलेंट देख रहे हैं। और बाकी आप लोग अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करिए, और डेफिनेटली हम लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और एम्पावर प्रगति, एज रोहित राइटली सेड, इनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग रिकॉर्ड है और प्लस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। सो अगर आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली वी विल along with them support you to get the best job in the relevant field. So all the best. And Rohit, you can continue. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the guidance. तो थैंक्स प्रियंका। तो प्रियंका जी ने आपको बताया कि आप कहाँ से और अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो, और प्रियंका ने आपके साथ लिंक भी शेयर किया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप लोग उसको एक्सेस करो, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, जो आपके लाइक एक फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी CV पे कि क्या क्या उसको आता है, उस चीज़ को फ्रेम देने के लिए। So now I am coming back on the like job profiles कि इस कोर्स के बाद क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो मैं कवर करूंगा, सो दिस इज बेसिकली फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट्स, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस हैं, तो उनके लिए सेपरेट इसके बाद मैं अभी कवर करूंगा, बट दिस इज टोटली फॉर द फ्रेशर्स। तो जो भी बच्चा इस कोर्स को करता है, एक सर्टिफिकेशन करता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो पहली चीज तो ये जॉब्स जो आपको मिलेंगी ITES BPM सेक्टर में मिल सकती हैं, और जो जॉब प्रोफाइल होगी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जैसे कोर्स का नाम ही है, तो नॉर्मली आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का रोल मिलेगा कॉल सेंटर्स में या किसी रिटेल सेक्टर में, और या ये भी हो सकता है जैसे आपने वोडाफोन और एयरटेल के ये रिटेल आउटलेट्स देखे होंगे बिलिंग के, तो वहाँ पे भी ये रखे जाते हैं, बट उनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है।
कि ग्रेजुएट होना चाहिए या बहुत अच्छी कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, तो वो चीज़ है। तो ये वाली प्रोफाइल आपको कई जगह मिल सकती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, कॉल सेंटर्स में तो नॉर्मली मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा डोमेस्टिक सेमी वॉइस। डोमेस्टिक सेमी वॉइस में कॉल सेंटर में ऐसे रोल्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पे कॉलिंग के साथ साथ आपको डेटा एंट्री भी मिले। तो ऐसा नहीं कहना है कि नहीं यहाँ पे कॉलिंग की प्रोफाइल है और हमने डेटा एंट्री का किया है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं ब्लेंडेड प्रोसेस। तो इसमें आपको कॉलिंग भी करना होता है, डेटा एंट्री का भी प्रोफाइल होता है। जो बच्चे इस प्रोफाइल में काम करते हैं कुछ समय के बाद, साल 1.5 साल के बाद, वो किसी कंपनी में बैक ऑफिस वगैरह में ऑपरेशंस में लग जाते हैं। तीसरी प्रोफाइल जो आपकी निकल सकती है वो बिलिंग की निकल सकती है। जैसा आपने कभी बिग बाजार में या कभी कहीं पे विजिट किया होगा तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको देखा होगा आप लोगों ने, वो बिलिंग करते हैं, कैश काउंटर्स पे होते हैं, तो बिलिंग की एक प्रोफाइल निकल सकती है। लेकिन कभी कभी ये वहाँ पे वो अकाउंट से रिलेटेड होता है, बट अगर केवल ये अकाउंट से रिलेटेड नहीं है तो नॉर्मली मिल जाती है, बिलिंग की प्रोफाइल भी हो सकती है। चौथा जो है वो बैक ऑफिस का रोल हो सकता है। जैसे बैक ऑफिस में जैसे एनबीएफसी, आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग, अगर आप लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों ने उत्कर्ष का नाम सुना होगा। उत्कर्ष और ये या तो इस टाइप के जो एनबीएफसीज होते हैं, तो बेसिकली ये इनके यहाँ बैक ऑफिस की रिक्वायरमेंट निकलती है। बैक ऑफिस जो उनके अंदर जो ऑफिस में ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करते हैं, कैशियर या कुछ भी, तो नॉर्मली वो वाले लोग भी ये इन बच्चों को हायर करते हैं। इसके बाद ये डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले बच्चों को, कोर्स वाले बच्चों को डेटा एंट्री के लिए। तो बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपकी प्रोफाइल्स निकल सकती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो वॉल्यूम आपके पास आएगा जॉब्स का, वो आएगा आपका आईटीएस बीपीएम इंडस्ट्री में। और जो इधर उधर आएंगी तो बहुत सारी आएंगी। तो कोशिश करना आपके लोकल एरिया में अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आप एनबीएफसी में, उत्कर्ष में और कई सारी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो रूरल फाइनेंस में डील करती हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो कि इसके लिए बैक ऑफिस और कैशियर वाली प्रोफाइल्स के लिए। तो ये 4-5 प्रोफाइल्स हैं जो आपको इस कोर्स करने के बाद जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जिसके इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो यही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं आपके आसपास। अभी एक चीज मैं इसमें कवर करना भूल गया था, वो ये कि आपका रिलोकेशन स्टेटस, बिकॉज आप लोग दिल्ली एनसीआर से नहीं होगे, हो सकता है आपकी जॉब नोएडा में मिले, आपको कहीं और मिले, तो आप अपने घर से कितना दूर जा सकते हो, ये आपको सबसे पहले जॉब सर्च करने के पहले देखना पड़ेगा। घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ हमारी जॉब्स यहाँ पे हमें जॉब्स मिल रही हैं। तो ये भी एक चीज मैटर करती है। आप कहीं बाहर से हो, उसके बाद इंटरव्यू के दौरान आपसे आपका रिक्रूटर पूछेगा ही पूछेगा आप मेरठ से हैं, आप नोएडा कैसे रहोगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ भैया नोएडा हम इंटरव्यू देने आए हैं तो होगा, तो हमें नोएडा रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब आपसे पूछे आप कैसे करोगे तो आप वहाँ पे शांत हो जाओ। तो जब आप शांत हो जाते हो, जवाब नहीं दे पाते तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क अपने आप ही आ जाता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप कोर्स के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि आपको कैसे इसको करना है और कैसे आपको नेगोशिएट करना है एम्प्लॉयर के साथ। और जो एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग में शायद पूजा तिवारी जी से बात हुई थी मेरी, तो हाँ, तो आपके लिए तो बेटर यही होगा कि आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस अभी मेरे साथ शेयर किया है, अभी भी ये मत बोलना कि आपके प्रीवियस वाले एम्प्लॉयर के साथ क्या हुआ था, उन्होंने आपको रिलीविंग दी नहीं दी, क्या रीजन था। मैरिज का रीजन एनफ है बताने के लिए कि हाँ शादी हो गई थी, मैंने जॉब छोड़ दिया, लेकिन कभी भी अपने एम्प्लॉयर को आप कुछ मत बोलिएगा कि उन्होंने आपको रिलीविंग दी थी नहीं दी थी। आप बोल देना कि मिसप्लेस हो गया है, जो भी है। ओके सर। और आप इस प्रोफाइल्स के लिए नॉर्मली बैकएंड वगैरह के लिए आप ट्राई करो, क्योंकि आपका एमबीए भी है, आप बैंकिंग वगैरह में एचडीएफसी या तमाम बैंक्स हैं
जो प्रॉब्ली प्रेफर करते हैं Yes, sir. ये गर्ल्स कैंडिडेट्स को, तो आप कर सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो, या हम लोग भी ड्राइव्स वगैरह कराएंगे तो उसमें भी आप देख सकते हो। लेकिन सर एक चीज और, सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत कीजिएगा। नहीं सर, रीजन अभी क्या ऐसा है तो कि उसके लिए आप, हाईली एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो नेगोशिएट रहेगा, इसलिए डिपेंड करता हाँ है कि जी, अभी तो स्टार्ट करना है बस दोबारा से करियर, तो अभी वो हाँ, है कि क्योंकि जिस आपका तरह का 4 है साल तो का गैप है, फिर वो चीज आएगी। यस सर, तो अभी आपको अगर कोई कंसीडर करेगा तो फ्रेशर ही करेगा। यस ज्यादा से सर, ज्यादा आपका 2-4 हजार रुपए का अगर कुछ इंक्रीज हो जाए तो वो एक अलग बात है। यस सर, यस सर, क्योंकि अभी जो भी जॉब सर्च करेगा वो सारे बच्चों के लिए एक साथ ही करेगा, आपके लिए सर सेपरेट करना तो वो नहीं देखेंगे नहीं अगर सर, कुछ आए। वो तो डिफरेंट चांसेस है सर। इट्स ठीक ओके, है, थैंक यू सो मच सर। तो अमन, जी। आप एक बार बच्चों से चेक कर लो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो। जी। तो मैं एक एक करके आप लोग रेज करिएगा हैंड, ठीक है। एक बार में सबके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो क्या किसी के पास सवाल है रोहित सर के लिए या प्रियंका मैम के लिए? कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन, कि किसी भी तरीके का डाउट आपके दिमाग में है कि आप अपने इंटरव्यूज में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे फेस करते हैं, उन आमतौर पे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका आंसर कैसे देते हैं, इस टाइप के अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है, एक एक करके हैंड रेज करके। तो मे बी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे कैंडिडेट्स अपना मन बना रहे हैं या सवाल सोच रहे हैं कि इंटरव्यू में आमतौर पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सर जानना चाहते हैं सर, इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर? यस सर। सर हेलो सर, जी, सुन पा रहे हैं? एक एक करके सर। गौतम पहले आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद बाकी लोग हैंड रेज कर दीजिएगा। यस सर। सर इंटरव्यू में हम जाते हैं। आप जी पहले जी। आप पहले 2-4 बच्चों के ना ये क्वेश्चन जैसे ये पूछ रहे हैं तो उनका कॉमन एक समराइज करके आप पूछ लो, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, सभी को एक साथ ही बोलूँ। ठीक है। आप लोग ऐसा करिए, अपने क्वेश्चंस को ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए तक। ओके सर। गौतम आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए और बाकी लोग अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, कहीं हम जाते हैं इंटरव्यू देने वगैरह तो सर फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर, बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और जो शब्द बनते भी हैं वो भी हम भूल जाते हैं नए चेहरे देखकर, और सर दिमाग में चलता रहता है कि वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम जवाब दे नहीं पाएंगे और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लड़खड़ा जाती है जुबान वगैरह। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गौतम है। आप वैसे हेलो गौतम। जी जी, गौतम आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है गौतम। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप एक बार इनको कनेक्ट कराओ, इसका जी जवाब जी, मैं दूंगा। जी गौतम बताइए। यस सर आ रही है बात? जी जी जी। हाँ जी। यस सर। देखिए, जो आप कहते हो ना कि इंटरव्यू देने आप जाते हो तो आपको डर लग जाता है या सिबिंग होने लगती है, ठीक है, कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि आप अभी गिरे या कभी गिरे, ऐसा भी होता होगा, ठीक है। हाँ सर ऐसा होगा आपके साथ? हेलो सर, आवाज नहीं आ पा रही सर आपकी क्लियर। अभी तक कितनी बार ऐसा हुआ है जो आप बता रहे हो? ये सर मैंने अभी इंटरव्यू दिया नहीं है, मतलब जो मेरा वाइवा वगैरह होता है ग्रेजुएशन लेवल और पढ़ाई में, और एग्जाम भी दिया है मैंने एग्जाम हॉल में, और जो मेरे टीचिंग वगैरह में एग्जाम हुए हैं वहाँ पे ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मुझे आगे भी लगता है कि मतलब मेरे साथ अगर जॉब पाने के लिए जाएंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा, और सर इसकी वजह से मेरे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और सर मेरा सब काम गलत। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये एक तरह का फोबिया है आपके अंदर, आपको डर लग जाता है किसी भी दूसरे या तीसरे पर्सन से इंटरेक्ट करने में। अगर आप किसी और के पास जाओगे ये क्वेश्चन लेके या पूछने जाओगे, अगर आप 1-to-1 में मुझसे पूछोगे या किसी से भी आप पूछोगे, तो सबसे पहले आपसे एक ही चीज पूछेगा, आपके अबाउट योर फैमिली, ऐसा आपके साथ क्या हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो मैं समराइज आपको 1-2 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको हमेशा माइंड में रखिएगा,
ठीक है, कि आप जिसके साथ मिलने जा रहे Okay, हो या जिससे आप इंटरेक्ट करने जा रहे हो, जिस भी इंटरव्यूअर से या किसी से भी, तो एक चीज दिमाग में निकाल देना कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिसके आपको जवाब देने हैं, और अगर आपके जवाब गलत हुए तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई पनिशमेंट देगा, वो कहेगा दैट इज ओके। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वो आपको कोई पनिशमेंट देने वाला है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप किसी से क्वेश्चन आंसर करते हो, किसी से पूछने जाते हो, कोई सवाल इंटरव्यू देने जाते हो, आपको ये डर लगता है क्या पूछेगा, क्या होगा। क्या होगा तो वो अलग है, आप वो देखो कि वो क्या पूछ रहा है। होगा दैट इज डिफरेंट, जो होगा वो। सर हमें तो सर गिल्टी फील होती है कि मतलब वो मेरे को आता है फिर भी हम नहीं बता पाए, मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है कि क्वेश्चन मुझे आता है फिर भी हम क्यों नहीं बता पाए। इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको वर्कआउट करना है। सबसे पहले तो आप डरना छोड़ो किसी से भी। आई मीन टू से ऐसा नहीं करना कि आपको झगड़ा करना है। ठीक है, बात को बात से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से बात करो, 2 मिनट शांति से सुनो, अपने आप को काम करो, उसके बाद आप बात करो, उसको रिवर्ट करो आप। क्योंकि अगर अगर आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे ना, उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये दोबारा तो आप उससे मिले नहीं। अब पूरे लाइफ के लिए आपके माइंड में रह गया कि हाँ मुझे आता था, मैंने जवाब नहीं दिया। जिस दिन एक बार आपने ये काम कर दिया ना, तो दोबारा से आपके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो रोहित ने बोला। देखिए अभी जो आपको आपके साथ मैम प्लीज आपकी आवाज कॉलेज में, स्कूल में, तो Priyanka, we lost you for a minute there. Can you please repeat? Yes, like मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मैम, अब आ रही है? जी जी अभी आ रही है। अब आ रही है आवाज? Yes, yes. हेलो। Yes, Priyanka, you're audible. Please go ahead. हेलो हेलो हेलो। Yes, Priyanka, you are audible. मैम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, so मैं ये बोल रही थी कि ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब जो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या कॉमन क्वेश्चंस एम्प्लॉयर्स पूछते हैं। ठीक है, आप जितना उस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो मेजर क्वेश्चंस एम्प्लॉयर्स के होते हैं वो यही होते हैं कि अच्छा, पहले सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी आपसे यही पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो आप अपना ये एक आंसर है प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, और ये सबके लिए है। तो अगर आप अपना एक आंसर प्रिपेयर करके रखोगे और उसको रिपीट करोगे, और अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है तो ट्राई करिए कि आप मिरर में या अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज को रिपीट करिए, और जितना आप उस चीज को रिपीट करोगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका ये है कि जो भी चीजें आपको लगती हैं कि ये पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ। आप अगर प्रिपेयर्ड रहोगे ना, आपको पता है नर्वसनेस क्यों होती है? क्योंकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे, या आपके पापा का क्या नाम है, या आपने कौन से स्कूल में कब स्टार्ट किया पढ़ाई, ये आपको पता है चीजें, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीजों में अगर आपको ये चीजें नहीं पता होती तो शायद आप इसमें भी सोचते। तो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले से एक अपना सैंपल आंसर बना के रखिए, और उसी को आप यूटिलाइज करिए हर एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, क्योंकि वो आप अपने एक प्रिपरेशन करके जा रहे हो। तो अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे, अगर आप अपने आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके रखोगे, तो डेफिनेटली आपको ये नर्वसनेस नहीं होगी। तो ये मैं रोहित ने जो पॉइंट्स किए उसके साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू गौतम, काफ़ी अच्छा सवाल, और ये मेरे ख्याल से हम सबके लिए एप्लीकेबल होता है जब आप पहली जॉब के लिए जा रहे होते हैं। तो इसमें मैं शायद एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा गौतम आपके लिए, कि हम जितने इंटरव्यूज देते हैं ना, हम उतने ही अच्छे होते जाते हैं उस चीज़ में। ठीक है, हर अगले इंटरव्यू के साथ आप बेहतर होते जाओगे। मे बी आपको पहले इंटरव्यू में अगर एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले, आपको लगेगा कि शायद मेरे अंदर कोई चीज़ की कमी है, लेकिन यकीन मानिए हर अगले इंटरव्यू के साथ साथ आप उतने ही बेहतर होते जाते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये दो क्वेश्चंस को मैं एक साथ समराइज करता हूँ
कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years का करेक्ट आंसर क्या होता है, और आमतौर पे किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एक आईटी सेक्टर के इंटरव्यू में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अगर कोई फ्रेशर है तो उससे सबसे जो बेसिक क्वेश्चन उसका आता है अबाउट योरसेल्फ, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो। दूसरी चीज, अगर आप ये जॉब करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है क्यों करना चाहते हो। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अगर ये जॉब आप करना चाहते हो और ये नहीं मिली तो वहां पे आपको नेगोशिएट करना होता है, नहीं ये मेरी स्किल्स है और मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट दिया था, नेगोशिएशन। अगर आपको जॉब के बारे में पता है तो वहां पे आपको बताना, वहां पे आप कह सकते हो कि यही जॉब मेरे लिए परफेक्ट है और मैं इसी जॉब को करना चाहता हूँ। उस जॉब के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है ही नहीं आपके पास कुछ भी। आप उसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हो, इट मीन्स कि उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जब तक आप वहां पे हो आपको केवल उसी इंटरव्यू के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बोलना है। क्योंकि इंटरव्यूअर जो रिक्रूटर होता है बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, बार बार वो कहेगा क्यों क्यों क्यों। जब उसके क्यों खत्म हो जाएंगे उसी के बाद वो आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में देगा। तो रोहित जी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years का सही जवाब क्या है? राइट, सो जैसा कि मैंने बोला कि लर्निंग आपकी 5 years में भी कंप्लीट हो सकती है, 1 year में भी कंप्लीट हो सकती है। तो डिपेंड कि आपकी लर्निंग कितनी जल्दी जॉब लर्निंग आपकी कंप्लीट हो रही है। ओनली जॉब लर्निंग विल बी डिसाइड कि आप 5 years और उसको और थोड़ा डिक्रीज करते हैं 3 years में आप कहाँ हो गए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 5 years में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड लेवल चेंज नहीं होता है, उनकी जॉब नॉलेज इंक्रीज नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें अपग्रेड करनी पड़ती हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, सेकंड बाय सेकंड। आप जितना अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो करते जाओगे उतना ही ज्यादा आप निकलते जाओगे। तो ये इसका सही जवाब यही होगा। अगर कोई पूछता है 5 years में कहाँ आप होगे तो आप यही जवाब दोगे कि मेरी माई जॉब लर्निंग विल बी डिसाइड वेयर आई विल बी आफ्टर 5 years। मैं कहाँ 5 साल के बाद होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित जी, प्रियंका जी हमारे पास है कि अगर हमारी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो हम इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे? तो इसमें एक चीज तो है, ये क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी, सबका क्वेश्चन नहीं है, ये सबका क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिक यही क्वेश्चन होता है। एक्चुअली इंग्लिश आती सभी को है, ठीक है, फ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो सिलेबस है, जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का इंडिया में, तो ग्रामर सभी को आती है। लेकिन वो क्यों फ्लुएंसी नहीं आ पाती है? क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं वहां पे हम वो चीजें डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब फेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे इंटरव्यूअर केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। दूसरी चीज क्या चेक करेगा, आपका ऐसा भी ना हो कि इंग्लिश आपकी एकदम जीरो है। अब फ्यूचर है तो आप उसको फटूरे बोल रहे हो, नेचर है तो नटूरे बोल रहे हो, इस टाइप के केसेस ना हो। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही हो, आपको नॉलेज हो, तो भी वो एक बार सोचेगा कि हाँ ठीक है, फ्लुएंसी की कमी हो सकती है क्योंकि बैकग्राउंड नहीं, वो सोसाइटी, उस पर्टिकुलर सोसाइटी से नहीं आते हैं बच्चे। तो यहाँ की मदर टंग भी हिंदी है। और स्टेट्स में चले जाएं तो अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग जगहों की अलग अलग हैं। तो इंडस्ट्री नोज अबाउट इट कि क्या है रीजन। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगी। आप जो नॉर्मली रिक्रूटर होगा आपसे एक चीज जरूर पूछेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो अपने बारे में बता दो। आप कोशिश करना कि इंग्लिश में ही बता पाओ, और अगर नहीं हो रहा है तो आप मिक्स करके बता सकते हो, लेकिन आप जो भी बोलो सही बोलो। लेकिन फोकस आपको इंग्लिश पे करना ही पड़ेगा। एक चीज ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। वो जब नहीं आ जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है, कोई बहुत ज्यादा
बड़ी चीज आपको नहीं बोलनी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आप तैयार कर ही सकते हो, और उस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं वो आप देख लो, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। प्रियंका, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? हाँ, सो टू व्हाट रोहित सेड, जब आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी अपना या कॉम्बिनेशन में अपना इंट्रोडक्शन या अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इंश्योर करो कि आप बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करो। अगर आप इंग्लिश भी बोल रहे हो, आपको बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सिंपल वर्ड्स अपना यूज करो, छोटे सेंटेंसेस बनाओ, और जैसे मैंने पहले बोला, प्रिपरेशन इज नेसेसरी। आप प्लीज प्रिपेयर होके जाना, एटलीस्ट इतना कि अगर आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हो या जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो अपने पास। उसको आप अगर आप चाहो तो रट सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी फ्लुएंसी मेंटेन्ड रहे। और अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छा करना चाहते हो, आई नो ये ओवरनाइट नहीं होता है, बट आप ट्राई करो कि आपको जितना मौका मिलता है उतना आप लोग ट्राई करो आपस में, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इंग्लिश में बात करने की। बहुत अगेन रिपीट करूंगी, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस में बिलीव करिए, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। Thank you so much, Priyanka ji and Rohit ji. One last question that we have is, हमारा ये कोर्स करने के बाद जॉब की सर्टेनिटी कितनी है, एंड हम क्या आगे फ्यूचर में कभी अब्रॉड जा सकते हैं इस एक करियर पाथ पे? जॉब के लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा। जॉब के लिए जैसे इंडियन मार्केट में मैंने आपको बोला, अभी मैं इसको फॉरेन मार्केट से भी कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ आपको सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो आपको, जो आप कोर्स कर रहे हो, जो सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर स्किल सेट को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्किल्स के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है, और नास्कॉम ने मुझे सर्टिफाई भी कर दिया है कि हाँ भैया मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर कर सकता हूँ। अब एक चीज दिमाग में मत रखिएगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैंने 5 प्रोफाइल्स आपको बताई हो, वो सारी 5 प्रोफाइल्स आपके माइंड में होनी चाहिए कि बैकएंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज आपको लिंक करना है कि इस पूरे कोर्स करिकुलम में आपने सीखा क्या है, क्या क्या सीखा है, उसको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग स्टेप्स में आप डिवाइड कर दो। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसमें बिहेवियरल ट्रेनिंग भी होगी, सॉफ्ट स्किल्स भी होगी, कंप्यूटर एक्सेल ट्रेनिंग भी होगी, और भी कुछ ट्रेनिंग्स उसमें होंगे। तो ये सारा आप अलग अलग कैटेगराइज कर दो, तो उसमें 4-5 स्किल्स बनेंगे, 4-5 स्किल्स तैयार होंगी कि हाँ ये स्किल सेट है। अब उसके बाद आप ये देखो कि उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं। तो जॉब्स की तो पॉसिबिलिटीज हैं अगर आपने ढंग से कोर्स कर लिया, क्योंकि ये ट्रेनिंग क्या है, ये एम्प्लॉयबल आपको बनाने की ट्रेनिंग है। तो इस पूरे के पूरे कोर्स को ना आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा होना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये किया है, ये कोर्स किया है, और मैं ये काम कर सकता हूँ। डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम करना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर मत सोचिए, बैकएंड ऑपरेशंस का काम करना है। ये थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेट करेगा। बैकएंड ऑपरेशंस का काम करना है। बैकएंड ऑपरेशंस में क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं, ये प्रोफाइल्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपके लोकल शहर, लोकल गांव में, आपके गांव में ही मैंने बता दिया कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको जॉब्स दे सकती हैं। आप NBFC, जो उत्सव, ये लोकल जो स्मॉल बैंक्स हैं, वो सारे के सारे हायर करते हैं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब्स नहीं है। और दूसरी चीज़ रहेगी बात बाहर जाने की, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो इसके बाद आपको अपनी एकेडमिक और बाकी चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बोला कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। वहाँ के लिए अलग टेस्ट होते हैं, आईलेट्स, और ये सारे आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो एक अलग ही फेज है। और जब आप यहाँ का एक्सपीरियंस लेके जाते हो, तो जैसा मैंने देखा है, जो बाहर की कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा वगैरह लोग जाते हैं और जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ कैशियर बिलिंग की, रिटेल की बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, तो जाते हैं बच्चे,
उतने हमारे या किसी के प्रोफाइल्स के लिए नहीं होते जितने कैशियर और बाकी एंट्री लेवल बिलिंग वगैरह प्रोफाइल्स के लिए जॉब्स आती है। लेकिन कौन से बच्चे जाते हैं जिनकी कम्युनिकेशन, तो आप जॉब्स के साथ अपनी कम्युनिकेशंस पे ध्यान दो, आईलेट्स की तैयारी करो, आप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। एम्बेसीज में रिक्वायरमेंट आती हैं, जैसे लोग कनाडा वगैरह जाते हैं, साल में 1 या 2 बार यहाँ दिल्ली में कनाडा एम्बेसी में वो पब्लिश करते हैं न्यूज़लेटर की कौन कौन सी जॉब्स हैं, आप वो सारा चेक कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो क्या क्राइटेरिया है। तो ये नॉर्मल ये जो जॉब्स हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, बिलिंग, ये सारी जॉब्स होती हैं। तो इसमें हम कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं बिकॉज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके साथ हम ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल चीजें होती हैं, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। और इनकेस अगर कुछ आता है हमारे पास, डेफिनेटली विल लेट यू नो। तो रोहित जी, बीच में 2 क्वेश्चन और आ गए हैं जिसमें से मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। वो है स्कैम्स और फ्रॉड्स जो कि होते हैं, और एक्सटॉर्शन जो होता है कंसल्टेंसीज के नाम पे, जो फ्रेशर्स को एक्सटॉर्ट किया जाता है प्लेसमेंट्स के नाम पे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और उनसे कैसे बचें? राइट, तो जब आप किसी कंसल्टेंसी में जाते हो, किसी भी कंसल्टेंसीज में आप जाते हो जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो आपको बोलते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, या आप 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा लो, 1500 का, 2000 का, कुछ भी व्हाटएवर, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करा लो, फिर हम आपको जॉब दिलवाएंगे। तो आप सबसे पहले तो जो बड़ी कंसल्टेंसीज हैं, जैसे कि जो इस टाइप की जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर और बाकी, तो जैसे टीमलीज हो गई, रैंडस्टैड हो गई, इस टाइप की जो कंसल्टेंसीज हैं वो कभी चार्ज नहीं करती, वो स्टाफिंग कंपनीज हैं। और जब आप लोकल किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो, या आप ओवरऑल समराइज कर दो इसको, जो भी आपसे पैसे मांगे जॉब के नाम पे, उसको ना करना है, उसको ना करना है। क्योंकि जो आपको पैसे मांगे ट्रेनिंग भी नहीं दे रहा है, केवल ये बोल रहा है कि यहाँ इंटरव्यू के लिए चले जाओ, तो वो होता क्या है, वो 2-4 लोगों का ग्रुप होता है, वो किसी कंपनी में किसी को जानता है, किसी को जानता है, तो आपसे पैसे लेगा, आपको 2-4 बार दौड़ा देगा, पेपर पे लिखवा लिया कि हाँ 5 बार मैंने इंटरव्यू करा दिया, आप लीगली भी उसको कुछ नहीं कर सकते हो। वो बोलेगा कि हाँ भैया मैंने 1000 रुपए लिए थे, इनके 5 इंटरव्यू करा दिए, इनके नहीं निकलना, मैं क्या करूँ। तो जिसको जो भी आपसे जॉब के लिए पैसा मांगे, सबसे पहले तो उसको आप ना बोल दो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अवेयरनेस है, आपको ना बोलना ही पड़ेगा। ऐसी कंसल्टेंसीज को बंद कराने का यही तरीका है। और दूसरी चीज, अगर इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, अगर वो आपको किसी कंपनी के बारे में बता रहा है कि हाँ ये कंपनी में जॉब है, ठीक है, तो कोई भी कंपनी बता सकता है, तो आप जाके ऑनलाइन सर्च करो कि वो कंसल्टेंसी जो आपसे पैसे ले रही है ऑनलाइन, वो वर्चुअल स्पेस में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसको कोई वेबसाइट वगैरह है या नहीं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी ही है, अगर आप पैसे दोगे नहीं तो आपसे कोई पैसे लेगा नहीं। आपके पास ऑथेंटिक सोर्स जो है, आप एम्पावर प्रगति के साथ एसोसिएट हो, जो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है, आप हम लोगों के साथ या अपने मेंटर के साथ बात कीजिए कि हमें जॉब के लिए सर्च कीजिए, दैट इज बेटर। अगर आप खुद कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो हो सकता है। थैंक यू सो मच रोहित जी, प्रियंका जी। हमारे पास क्वेश्चंस तो और आ रहे हैं, लेकिन मुझे शायद अभी नहीं पता है कि आप लोग और कितना टाइम हमें दे सकते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आखिरी के 1-2 क्वेश्चंस और ले लूं, एंड उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। एक और कर लो आप। ठीक है, बस एक और क्वेश्चन, हम फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि है कि अगर 12th के बाद कोई कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन या ITI या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, उसके लिए क्या स्कोप है इस फील्ड पर? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कि कोई कैंडिडेट जिसने सिर्फ 12th पास किया है और उसने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, सिर्फ 12th किया है और हमारा कोर्स किया है और ट्रेनिंग ली है, उसके लिए क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री में? हाँ, तो उसके लिए है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये BPM, तो नॉर्मली जो उनका क्राइटेरिया होता है वो +2 होता है। अगर 10th वाला बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जो बेसिक क्राइटेरिया है वो कुछ कंपनीज में +2 का है। और अगर ये रिटेल वगैरह पे लगते हैं, लाइक बिग बाजार में बिलिंग में या कहीं और पे भी बिलिंग वगैरह में लगते हैं, तो +2 ही मांगते हैं।
नॉर्मली। अगर आप वोडाफोन और एयरटेल इनके रिटेल सपोर्ट सेंटर में जाते हो तो वहाँ की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। ऐसा नहीं है कि +2 के बाद जॉब्स नहीं है। कंपनी डिफरेंट हो सकती है लेकिन जॉब्स हैं। थैंक यू सो मच रोहित जी। मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस को अपने पास रखें। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उसमें वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रोहित जी से, प्रियंका मैम से इनके आंसर्स ले लूं और आप तक पहुंचा दूं। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है। थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर जॉइनिंग अस, प्रियंका फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड बीइंग विद अस। इट हैज बीन अ लवली सेशन एंड आई एम श्योर हमारे कैंडिडेट्स को इसमें से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिला हो अपने करियर पर्सपेक्टिव से। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप लोग ने बहुत अच्छा कोर्स चूज किया है। अभी मार्केट में इस कोर्स की बहुत डिमांड है, तो आप लोग प्लीज अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करिए और अभी फोकस करिए कि आप अपना ट्रेनिंग। Thank you, Rohit. Thank you, Devi this side. Thank you for joining this session. And thanks Devaji. Yeah. Despite your health issues, session and motivated our candidates. Thank you. Thank you, Devjit, for coordinating this session and helping us reach out. Thank you everyone and candidates आप लोग अपनी classes join कर सकते हैं। आपकी classes का time हो चुका है। Thank you everyone. Thank you. Thank you sir.